आपका अपना टू द पॉइंट जीव विज्ञान के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन। आज का टॉपिक है पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम इज द सेकंड लार्जेस्ट क्रोमोसोम। द सेकंड लार्जेस्ट क्रोमोसोम। देखिए, इस क्रोमोसोम को सबसे पहले खोजने वाले साइंटिस्ट का नाम है इजी बेल्बियानी। So it is discovered by E.G. Balbiani in the year 1881। उन्होंने इस क्रोमोसोम को इंसेक्ट का एक लार्वा है जिसका नाम है कैरेनोमस लार्वा, और उस लार्वा के सैलिवरी ग्लैंड से उन्होंने इसे आइसोलेट किया था। इसलिए इस ग्लैंड का दूसरा नाम है सैलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम भी। आइसोलेटेड फ्रॉम कैरेनोमस लार्वा, उस लार्वा के सैलिवरी ग्लैंड से। इसलिए इस क्रोमोसोम को सैलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम भी कहा जाता है। बाद में यह पाया गया कि और भी दूसरे इंसेक्ट के लार्वा में यह क्रोमोसोम पाया जाता है। जैसे ड्रोसोफिला का जो लार्वा है, लार्वा ऑफ ड्रोसोफिला, और उस लार्वा का जो सैलिवरी ग्लैंड है वहां से भी इसको निकाला गया है। और कहां कहां पाया जाता है? इस क्रोमोसोम को जो हाईली एक्टिव टिश्यू हैं इंसेक्ट के, उसमें भी देखा गया है। जैसे गट, मिड गट इपिथेलियल टिश्यू। इसके अलावा जो बॉडी में एक्सक्रीशन का काम करता है इंसेक्ट के अंदर, उसका नाम क्या है? मल्पिगियन ट्यूबुल्स। यह इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है। तो यह क्रोमोसोम जो है उस एक्सक्रीटरी टिश्यू के अंदर भी पाया जाता है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन मल्पिगियन ट्यूबुल्स। मल्पिगियन ट्यूबुल्स यह एक तरीके का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जो मेटाबॉलिक वेस्ट को शरीर से बाहर निकालता है। और यह किसका है? यह भी इंसेक्ट में ही पाया जाता है। इंसेक्ट का यह टिश्यू है, चाहे मिडगट एपिथेलियम टिश्यू हो इंसेक्ट का, या मल्पिगियन ट्यूबुल्स हो, या ड्रोसोफिला का जो सैलिवरी ग्लैंड है, इन सभी जगहों पर पॉलीटीन क्रोमोसोम को देखा गया है। और अब हम लोग पढ़ेंगे कि पॉलीटीन क्रोमोसोम को हम किस स्टेज में बहुत अच्छे तरीके से देख पाते हैं। जैसे लैम्ब्रस क्रोमोसोम को हम लोग देखते थे कहां पर? डिप्लोटीन स्टेज में। लेकिन इस क्रोमोसोम को अगर अच्छे तरीके से देखना है तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट फेज है वो क्या है? इंटरफेज। इंटरफेज इज द बेस्ट फेज to observe this chromosome. Interphase is the best phase to observe this chromosome.
इस क्रोमोसोम को देखने के लिए सबसे बेस्ट स्टेज कौन सा है? इंटरफेज स्टेज है। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हमें ड्रोसोफिला के अंदर पाए जाने वाले क्रोमोसोम की संख्या को जानना जरूरी है, और वह जो क्रोमोसोम है कितने तरीके का होता है। आपको पता है कि जो एक्चुअली जो पॉलीटीन क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वह क्रोमोसोम ड्रोसोफिला का जो लार्वा है उसके सलाइवरी ग्लैंड से निकाला गया है, उसके बाद उसकी डिटेल स्टडी की गई है। तो ड्रोसोफिला आपको पता है कि यह बहुत ही अच्छा जेनेटिक मटेरियल है, जिसके ऊपर मॉर्गन ने काम करके लिंकेज को खोजा था। तो यह जो ड्रोसोफिला है, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 8 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और ये जो 8 क्रोमोसोम है, जिसमें से डिफरेंट टाइप्स, सभी के सभी मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैं, और मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम में भी जो सब टाइप्स हैं, उसमें एक मिड सेंट्रिक क्रोमोसोम है और दूसरा है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से मिड सेंट्रिक क्रोमोसोम है और कौन कौन से एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम। और वह कौन सा क्रोमोसोम है? ड्रोसोफिला का। ड्रोसोफिला के लार्वा से जो क्रोमोसोम को निकाला गया था। अब ये जो ड्रोसोफिला है, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 8। और ये जो 8 क्रोमोसोम है, इसमें 2 मिड सेंट्रिक क्रोमोसोम है, 2 मिड सेंट्रिक, 1 acrocentric and one more is there, that is also acrocentric। कहने का मतलब कि ये जो 8 क्रोमोसोम है, उसको हम 2 ग्रुप में बांट सकते हैं। एक मिड सेंट्रिक क्रोमोसोम का ग्रुप है और दूसरा है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम का ग्रुप है। तो कौन कौन सा क्रोमोसोम मिड सेंट्रिक में आएगा? मिड सेंट्रिक का मतलब है कि वह क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमेयर जो है मिडिल पोजीशन पर पाया जाता हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? मिड सेंट्रिक क्रोमोसोम। जिसके वजह से उस क्रोमोसोम की जो दोनों भुजाएं हैं, जो दोनों आर्म है, वो क्या होगा? बराबर होगा। तो उसको हम मिड सेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। तो यह जो क्रोमोसोम है, इसमें कौन सा है? जो सेकेंड पेयर का क्रोमोसोम है, सेकेंड एंड थर्ड, ये क्या है? मिड सेंट्रिक क्रोमोसोम है। अभी सिर्फ इस नंबर को देखिए आप, मैं अभी डायग्राम बनाऊंगा तो उसमें क्लियर कर दूंगा। जो दूसरा क्रोमोसोम है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो है आपका, ये एक्स क्रोमोसोम है। और जो एक चौथा पेयर है, वह भी एक्रोसेंट्रिक है, और यह है आपका फोर्थ क्रोमोसोम। तो देखिए, 2 मिड सेंट्रिक क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम जो भी है वो एक्रोसेंट्रिक है, और जो फोर्थ क्रोमोसोम है, फोर्थ पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है, वह भी क्या है? एक्रोसेंट्रिक है। ये सभी पेयर में पाए जाते हैं। मिड सेंट्रिक 2 क्रोमोसोम हो गए, तो 2 ये और 2 ये, 4 और 2 6 और 2 8। तो 8 क्रोमोसोम है, जिसमें ये इसका क्लासिफिकेशन है। तो चूंकि अब ये जो 8 क्रोमोसोम है, वह 4 बाइवैलेंट स्टेज में पाया जाता है। 8 क्रोमोसोम मिलकर के कितने बनाएंगे? 4 बाइवैलेंट। बाइवैलेंट का मतलब होता है कि पेयर ऑफ मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम। तो देखिए यहां पर
ये जो क्रोमोसोम नंबर जो सेकंड है, इसमें दो क्रोमोसोम मिलेंगे, मैटरनल और पैटर्नल। जो थर्ड है उसमें भी दो क्रोमोसोम मिलेगा, मैटरनल क्रोमोसोम और पैटर्नल क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में दो एक्स क्रोमोसोम होंगे, और अगर वह मेल है तो एक एक्स होगा और एक वाई होगा। और जो फोर्थ क्रोमोसोम है इसमें भी दो होगा, एक मैटरनल होगा और एक पैटर्नल होगा। इस तरीके से ये 8 क्रोमोसोम 4 बाइवैलेंट में बंटा हुआ है, 4 बाइवैलेंट पेयर है। और यही 4 बाइवैलेंट पेयर जो है अलग अलग क्रोमोसोम को बनाते हैं। तो इस तरीके से ड्रोसोफिला के अंदर नंबर ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम कितना हो गया? 4 बाइवैलेंट, 4 पॉलीटीन क्रोमोसोम। तो अब इसमें जो आपका ये फोर्थ क्रोमोसोम है, इट इज द स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम, ये छोटा होता है। और मिड सेंट्रिक क्रोमोसोम सबसे बड़ा होता है, और जो एक्रोसेंट्रिक है एक्स क्रोमोसोम, ये मिडिल रेंज का है, न तो ये बहुत बहुत बड़ा ही है और न बहुत ही छोटा है। तो इस तरीके से 8 क्रोमोसोम हैं। ये 8 क्रोमोसोम क्या होते हैं? 4 बाइवैलेंट, 4 बाइवैलेंट। बाइवैलेंट में क्या होता है? एक मैटरनल होता है और एक पैटर्नल क्रोमोसोम का जो पेयर होता है उसको हम कहते हैं बाइवैलेंट। तो आप कहेंगे कि बाइवैलेंट तो सिर्फ हम लोगों ने पढ़ा था मियोसिस सेल डिवीजन में, जब सिनॉप्सिस होता था तब वहां पर पेयरिंग होती थी। लेकिन यह जो यहां पर जो बाइवैलेंट है, यह सोमैटिक क्रोमोसोम में नहीं है, बल्कि यहां जो पेयरिंग हो रही, सॉरी, ये जर्मिनल क्रोमोसोम में नहीं है, यह सोमैटिक क्रोमोसोम में इस तरह की पेयरिंग है जो इसी क्रोमोसोम में देखने को मिलता है, इसलिए इसको कहते हैं सोमैटिक पेयरिंग। ये जो बाइवैलेंट है, इट इज एक्चुअली ड्यू टू सोमैटिक पेयरिंग, सोमैटिक पेयरिंग। इट इज ए रेयर फेनोमेना। जो जनरल फेनोमेना है पेयरिंग का, वो जर्मिनल सेल्स में देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर इस पॉलीटीन क्रोमोसोम के केस में भी मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम पेयर के फॉर्म में पाए जाते हैं, और उस पेयरिंग को हम क्या कहते हैं? सोमैटिक क्रोमोसोम। अगर देखा जाए कि ड्रोसोफिला में क्रोमोसोम नंबर, ये जो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल के आधार पर हम 3 तरीके से बांट सकते हैं। एक जो मियोटिक क्रोमोसोम है, जो कि मियोटिक सेल में पाया जाएगा या सोमैटिक सेल में पाया जाएगा, सोमैटिक क्रोमोसोम। दूसरा है आपका मियोटिक क्रोमोसोम या जर्मिनल क्रोमोसोम, जो कि जर्म सेल्स में पाया जाएगा। और एक तीसरा है पॉलीटीन क्रोमोसोम, जो कि क्लास इंसेक्टा के डिफरेंट सब स्पेसीज में यह पाया जाता है। सभी में नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ स्पेसीज हैं जिसमें यह क्रोमोसोम देखने को मिलता है, खास करके डायप्टेरन्स में। तो हम कह सकते हैं कि ड्रोसोफिला के अंदर में 3 तरीके का क्रोमोसोम है। कौन कौन सा है? नंबर 1 है सोमैटिक क्रोमोसोम, सोमैटिक क्रोमोसोम। नंबर 2 है आपका पॉलीटीन क्रोमोसोम, और नंबर 3 है आपका जर्मिनल क्रोमोसोम, जर्मिनल क्रोमोसोम। जर्मिनल क्रोमोसोम जर्म सेल्स में पाए जाएंगे, सोमैटिक क्रोमोसोम सोमैटिक सेल्स में पाए जाएंगे, और पॉलीटीन क्रोमोसोम ये स्पेशल टिश्यू में पाया जाएगा, जैसे सैलिवरी ग्लैंड में मिलेगा, मल्पीगियन ट्यूबल्स में मिलेगा, और मिड गट एपिथेलियल टिश्यू में यह देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से यह 3 तरीके के क्रोमोसोम हैं। और जर्मिनल क्रोमोसोम में मियोसिस डिवीजन होगा, लेकिन सोमैटिक क्रोमोसोम में माइटोसिस डिवीजन होगा। लेकिन वह सोमैटिक सेल जिसमें यह पॉलीटीन क्रोमोसोम पाया जाएगा, उसका सेल डिवाइड नहीं करेगा। साइज तो बढ़ेगा, लेकिन नंबर सेल का नहीं बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि जिस सेल के अंदर, जिस टिश्यू के अंदर पॉलीटीन क्रोमोसोम पाया जाएगा, उसमें सेल डिवीजन नहीं होगा।
लेकिन उसकी साइज बढ़ेगी। और साइज क्यों बढ़ेगी, अभी थोड़ी देर में देखते हैं कि वह साइज कैसे बढ़ता है। उसका साइज तो बढ़ता चला जाता है सेल का, लेकिन नंबर सेल का डिवाइड नहीं बढ़ता है, क्योंकि वह सेल डिवाइड नहीं करता है। तो वह सेल जिसमें पॉलीटीन क्रोमोसोम पाया जाता है उसमें डिवीजन नहीं होता है। इस तरीके से ड्रोसोफिला में 3 तरीके के क्रोमोसोम होते हैं, सोमेटिक क्रोमोसोम, जर्मिनल क्रोमोसोम और पॉलीटीन क्रोमोसोम। ड्रोसोफिला के केस में नंबर ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम की अंक अगर संख्या पूछा जाए तो कितनी होगी, 4। ये हमेशा पेयर के फॉर्म में होता है। बाइवेलेंट के फॉर्म में होगा तो कितने पेयर बनेंगे, 4 पेयर बनेंगे। तो ये 4 पॉलीटीन क्रोमोसोम है, लेकिन चारों पॉलीटीन क्रोमोसोम आपस में एक पॉइंट पर जुड़ा रहता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। तो वह एक गांठ की तरह बनाता है। वह जो सेंट्रोमेयर है, इट इज ए नॉट, नॉट है, गांठ है। जैसे हम टाई का गांठ बांधते हैं उसी तरीके से यह गांठ है, और इससे जो है ये क्रोमोसोम सभी आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो आपने देख लिया कि ये 8 क्रोमोसोम में कितने तरीके के क्रोमोसोम हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमेयर सभी के सभी मोनोसेंट्रिक है, लेकिन पोजीशन के आधार पर ये 2 तरीके का होता है, मिड सेंट्रिक एंड एक्रोसेंट्रिक। मिड सेंट्रिक में 2 है, पेयर सेकंड है और पेयर थर्ड है। एक्रोसेंट्रिक में 2 एक्स क्रोमोसोम है और एक और एक्सोसेंट्रिक क्रोमोसोम है जिसमें 4th पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है ये देखने को मिलता है। अब इसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर और फिर उसका इनलार्ज स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि इस क्रोमोसोम को जेंट क्रोमोसोम क्यों कहा जाता है, इस क्रोमोसोम को पॉलीटीन क्रोमोसोम क्यों कहा जाता है। तो आइए अब हम ड्रोसोफिला में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं 8, वो सेल के अंदर अगर देखा जाए माइक्रोस्कोप से तो वो किस तरीके का दिखेगा, देखिए ये इस तरीके का, ये एक पेयर है। ये कैसा है, मिड सेंट्रिक। और यह एक दूसरा पेयर है एक्स क्रोमोसोम का, जो क्या है, एक्रोसेंट्रिक है। और ये तीसरा पेयर है, बहुत ही छोटे क्रोमोसोम का है पेयर, जो ये 4th क्रोमोसोम है। ये है आपका एक्स क्रोमोसोम, ये 2 एक्स क्रोमोसोम है। और ये है आपका थर्ड क्रोमोसोम। और एक और है, ये भी मिड सेंट्रिक क्रोमोसोम ही है। ये इस तरीके से ये है आपका सेकंड क्रोमोसोम। तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 क्रोमोसोम हुए। और ये 8 क्रोमोसोम स्लैवली ग्लैंड का जो सेल है उसमें पाया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर देखिए, सबसे बड़ा, ये दोनों सबसे बड़ा है, ये मिडिल साइज का है, ये एक्रोसेंट्रिक है, यह भी एक्रोसेंट्रिक है, लेकिन सबसे छोटा है ये। अब होता क्या है, फर्स्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें क्या होगा, ये जितने भी सेंट्रोमेयर हैं ये सभी से ये फ्यूज कर जाता है, ये आपस में फ्यूज करेंगे। फ्यूज करने के बाद एक स्ट्रक्चर, कॉमन स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे सभी अगर फ्यूज कर, सारे सेंट्रोमेयर आपस में फ्यूज कर जाएं तो कैसे बनेगा, ये सेंट्रोमेयर सब आपस में फ्यूज करेगा। जैसे ये ये सभी आपस में फ्यूज कर गए। तो फ्यूज करने के बाद क्या होगा, एक स्ट्रक्चर बनेगा, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर कहते हैं। और इसी से ये है आपका 2 एक्स क्रोमोसोम यहां पर, ये है आपका इसके जो सेकंड क्रोमोसोम है, थर्ड क्रोमोसोम है, इसके दोनों आर्म हैं। ये है आपका राइट आर्म, ये है आपका लेफ्ट आर्म। और ये जो क्रोमोसोम है आपका सेकंड क्रोमोसोम, इससे भी 2 आर्म निकल रहे हैं, इसके भी 2 आर्म हो गए।
ये हो गया आपका राइट आर्म, ये हो गया आपका लेफ्ट आर्म, और ये चूंकि बहुत छोटा है तो इससे भी एक आर्म निकलेगा लेकिन छोटा होगा। तो अब देखिए, अब फिर से मैं नंबरिंग कर रहा हूं। ये कौन सा था? ये था आपका सेकंड क्रोमोसोम। ये कौन सा था? थर्ड क्रोमोसोम। ये कौन सा था? दोनों एक्स क्रोमोसोम है। और ये है आपका फोर्थ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो इस तरीके से ये सारे के सारे जो क्रोमोसोम पहले अलग अलग दिख रहे थे, लेकिन जब कॉम्प्लेक्सिटी, जो फर्स्ट लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर होती है, वो क्या है? सारे के साथ सारे सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम के फ्यूज करके एक बड़ा सा सेंट्रोमेयर बनाता है। ये इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर। दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब पहले अलग अलग था तो ये सिंपल क्रोमोसोम की तरह दिख रहा था, लेकिन जब सारे क्रोमोसोम जुड़ गए तो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना, एक भीमकाय स्ट्रक्चर बना। इसी आधार पर इस क्रोमोसोम को जेंट क्रोमोसोम भी कहा जाता है। अब देखिए, अब ये जो आपका एक्स क्रोमोसोम है ये पेयर में है, तो ये क्या हो गया? बाइवैलेंट हो गया। यह भी क्रोमोसोम क्या है? पेयर में है, तो यह भी बाइवैलेंट है। यह भी क्रोमोसोम पेयर में ही है, इसलिए ये जो सेकंड क्रोमोसोम है इसमें भी एक मैटरनल होगा, एक पैटर्नल होगा। यह भी क्या है? बाइवैलेंट है। इसमें भी क्या होगा? एक मैटरनल क्रोमोसोम होगा और एक पैटर्नल क्रोमोसोम होगा, तो यह भी क्या है? बाइवैलेंट है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक पॉलीटीन क्रोमोसोम ये हुआ, एक पॉलीटीन क्रोमोसोम ये हुआ, एक पॉलीटीन ये हुआ, ये भी एक पॉलीटीन क्रोमोसोम। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम अगर ड्रोसोफिला में कहा जाए तो कितने होते हैं? 4 पॉलीटीन क्रोमोसोम है। लेकिन अभी जो बाइवैलेंट आपको दिख रहा है इसमें मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम है और इनकी एक एक क्रोमेटिड्स दिख रही है। ये जो ये है क्या है आपका? क्रोमेटिड्स। ये भी क्या है? क्रोमेटिड्स है। कहने का मतलब कि ये मैटरनल क्रोमोसोम का क्रोमेटिड्स है और ये पैटर्नल क्रोमोसोम का क्रोमेटिड्स है। इसी तरीके से यहां पर भी मैटरनल क्रोमोसोम और पैटर्नल क्रोमोसोम के एक एक क्रोमेटिड्स हैं। यहां पर भी मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम के एक एक क्रोमेटिड्स हैं। यहां पर भी मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम के एक क्रोमेटिड्स हैं। एक क्रोमेटिड्स का मतलब होता है एक डीएनए मॉलिक्यूल। बस एक क्रोमेटिड्स का मतलब समझ लीजिए कि एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि इस बाइवैलेंट में यह जो क्रोमेटिड्स है, क्रोमेटिड्स कैसा है? यह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे की जैसी रचना है। तो अब क्या होता है कि इस जितने भी क्रोमेटिड्स हैं उसके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ डुप्लीकेशन होता है। उस डुप्लीकेशन को हम क्या कहते हैं? इंडो रीडुप्लीकेशन। उसको हम क्या कहते हैं? इंडो रीडुप्लीकेशन। ये क्या है? इंडो रीडुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन इन क्रोमेटिड्स विदाउट सेल डिवीजन। जनरली सेल को जब डिवाइड करना होता है तभी क्रोमेटिड्स का डुप्लीकेशन होता है। आपने पढ़ा है इंटरफेज के जो सब स्टेजेस हैं वो कौन कौन सा? G1 है, S है और G2 है। तो जैसे ही G2 में जाएगा तो और उसके बाद माइटोटिक फेज होता है, तो G2 के बाद जैसे ही माइटोटिक फेज में जाएगा उससे पहले जो भी कंटेंट होगा वो डबल हो जाता है। तो G1 स्टेज में देखा जाता है कि जो प्रत्येक क्रोमोसोम में होता है एक क्रोमेटिड्स होता है, लेकिन जैसे ही वह S फेज से गुजर करके G2 में जाता है तो उसमें क्या होता है? उसका सिंथेसिस फेज से गुजरेगा तो सिंथेसिस कर लेगा अपने जैसा एक दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल और तब जाकर के वो डिवीजन के लिए जाएगा। लेकिन इस केस में क्रोमेटिड्स का डुप्लीकेशन तो होता है लेकिन सेल डिवाइड नहीं करता है। यह इसकी पिकुलियर फीचर है, इसकी पिकुलरिटीज है, यह इसका यूनिकनेस है जो कि पॉलीटीन क्रोमोसोम में देखने को मिलता है। तो कौन सा प्रोसेस है? इंडो रीडुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन इन क्रोमेटिड्स विदाउट सेल डिवीजन। अब जब क्रोमेटिड्स में डुप्लीकेशन होगा तब क्या होगा? अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा अब इसको इनलार्ज करता हूं, ये आर्म को बढ़ा देता हूं, ये इस तरीके से थोड़ा सा इनलार्ज। तो ये है सेकंड लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। अब हम लोग देखेंगे इसमें
इसमें सेकंड लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ये कैसे है? चलिए, ये एक्स क्रोमोसोम है दोनों और ये है। जब ये प्रोसेस होगा इंडो रीडुप्लीकेशन, इसको इंडोमाइटोसिस भी बोलते हैं, और इसको क्या कहते हैं हम? इंडोमाइटोसिस। माइटोसिस ये क्या है? डुप्लीकेशन इन क्रोमैटिड्स विदाउट सेल डिवीजन, जिसके वजह से सेल के अंदर क्रोमैटिड्स की संख्या तो बढ़ती चली जाएगी, लेकिन सेल डिवाइड नहीं करेगा। जब क्रोमैटिड्स की संख्या अंदर बढ़ती चली जाएगी, नतीजा क्या होगा कि सेल का साइज भी जो है इंक्रीज करने लगेगा। तो क्रोमैटिड्स की संख्या कैसे बढ़ती है? अब देखिए, जैसे यह जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम का जो क्रोमैटिड्स है, इसमें डुप्लीकेशन होगा। तो क्या होगा? ये मैटरनल क्रोमोसोम है, इसका क्रोमैटिड्स डुप्लीकेट किया, ये बनाया एक, फिर उसी तरीके से ये भी डुप्लीकेट किया, ये भी बनाया एक। इस तरह से फिर बार बार रिपीटिशन होगा, सभी में होंगे। ये सभी क्रोमैटिड्स में इंडो रीडुप्लीकेशन होता रहेगा। ये देखिए, इस सभी में इंडो रीडुप्लीकेशन होगा, और अंत में आपको दिखेगा कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स जो है बढ़ता चला जा रहा है। तो नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स का बढ़ना, कहने का मतलब कि एक नॉर्मल क्रोमोसोम होता है जीवन स्टेज में, तो उसमें एक क्रोमैटिड्स पाए जाते हैं। एस फेज के बाद वह G2 में जाता है, तो उसमें 2 क्रोमैटिड्स पाए जाते हैं नॉर्मली, लेकिन यहां पर मोर देन 2 क्रोमैटिड्स हैं। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉली का मतलब होता है मेनी, और टीन का मतलब होता है थ्रेड। तो जो सेकंड लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है, जिसमें जो इंडो रीडुप्लीकेशन के बाद एक्वायर करता है क्रोमोसोम, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स बढ़ता चला जाता है, और अंत में क्या होगा? ये एक बंडल की तरह दिखेगा, बंडल ऑफ क्रोमैटिड्स ये सेकंड क्रोमोसोम में, बंडल ऑफ क्रोमैटिड्स थर्ड क्रोमोसोम का, बंडल ऑफ क्रोमैटिड्स एक्स क्रोमोसोम का, उसी तरह से बंडल ऑफ क्रोमैटिड्स ये जो फोर्थ बाइवेलेंट पेयर है, इसमें भी दिखेगा। यानी कि चारों बाइवेलेंट में मैटरनल क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स में इंडो रीडुप्लीकेशन होता चला जाएगा, फिर पैटर्नल क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स में इंडो रीडुप्लीकेशन होता चला जाएगा। नतीजा क्या होगा? लार्ज नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स are formed and they all are associated together in form of a bundle। एक बंडल की तरह वो सभी एक साथ एसोसिएटेड होंगे। तो इसकी संख्या एक क्रोमोसोम में इसकी संख्या कितनी हो सकती है मैक्सिमम? तो कुछ 2 to the power 10, कहने का मतलब कि ये 10 टाइम्स, एक क्रोमैटिड 10 टाइम्स जो है किसमें जाएगा? इंडो रीडुप्लीकेशन में जाएगा। और तब क्या कितना बनेगा? ये बनेगा आपका 1024 क्रोमैटिड्स। तो यहां पर हमने पहले ही बताया था कि ये बाइवेलेंट है, इसमें एक मैटरनल होगा और एक पैटर्नल होगा। तो पैटर्नल क्रोमोसोम 10 का जो क्रोमैटिड्स है, ये 10 टाइम्स करे इंडो रीडुप्लीकेशन होगा इसमें, और बनाएगा कितना? 10 to the 1024। उसी तरह से मैटरनल में भी क्या बनेगा? 1024। टोटल कितना बन गया? 2048 क्रोमैटिड्स। कहने का मतलब कि यह जो सेकंड क्रोमोसोम, सेकंड बाइवेलेंट है, सेकंड क्रोमोसोम का जो बाइवेलेंट है, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स अगर देखा जाए तो कितने होंगे? 2048। इसमें भी कितना होगा? 2048। इसमें भी कितना होगा? 2048। और इसमें भी कितना होगा? 2048। तो अब जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है, इसके कारण बढ़ा सेकेंड लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की पॉलीटीन का संख्या जो है
बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन सेल डिवाइड नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कितने क्रोमेटिड्स हैं एक क्रोमोसोम के अंदर, 2048 क्रोमेटिड्स हैं। अब अगर इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को गौर से आप देखेंगे तो आपको लगेगा इसमें एक 5 लॉन्ग आर्म्स हैं और एक शॉर्ट आर्म है। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम में जब कॉम्प्लेक्सिटी फर्स्ट लेवल, जिसमें सारे सेंट्रोसोम फ्यूज करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है, तो उसके बाद जब सेकंड लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी होती है जिसमें इंडो रीडुप्लीकेशन होता है, और तब उसके बाद एक फाइनल स्ट्रक्चर मिलता है, और उस फाइनल स्ट्रक्चर में जो हमें आर्म की संख्या दिखेगी, कितनी दिखेगी? 5 लॉन्गर आर्म, और एक क्या दिखेगा? स्मॉलर आर्म दिखेगा। और ईच आर्म क्या है? बाइवेलेंट है, और हर में कितना नंबर होगा क्रोमेटिड्स का? 2048, या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कितना होगा? तो 2048। तो इस आर्म में भी 2048 होगा, इसमें भी 2048 ही होगा। अब आर्म की अगर बात करें तो, लेकिन क्रोमोसोम की बात करेंगे तो ये पूरा एक क्रोमोसोम है, और इसमें 2048, कहीं कहीं किसी किसी किताब में 2048 ये भी दिया हुआ रहेगा, यहां पर भी लिखा रहेगा 2000। तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि इसको जोड़ करके हम बोल रहे हैं कि इतना होता है, नहीं, ये बाइवेलेंट है। इसलिए जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है, यहां पर तो सेंट्रोमेयर है ना इसका, इससे तो इस तरीके से ये नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एक आर्म के अंदर, एक क्रोमोसोम के अंदर कितने पाए जाते हैं, उसकी संख्या को यह दर्शा रहा है। तो यह है आपका कॉम्प्लेक्सिटी, किसके कारण? इंडो रीडुप्लीकेशन के कारण होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी स्टेनिंग प्रॉपर्टीज। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम को अगर ऐसे देख करके अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमें लिखना होगा तो हम क्या कहेंगे? पॉलीटीन क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 6 आर्म, 5 लॉन्ग आर्म एंड 1 शॉर्ट आर्म। तो ये शॉर्ट वाला आर्म है और ये सारे लॉन्ग आर्म है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेनिंग स्टडी ऑफ द क्रोमोसोम। तो अब अगर स्टेनिंग स्टडी करेंगे, इसको थोड़ा सा इस तरीके से ये पैक रहेगा, यहां पर ऐसे अलग अलग नहीं होगा, ये चूंकि बंडल बनाता है तो ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। अब इसकी हम लोग स्टेनिंग स्टडी करते हैं। देखिए, स्टेनिंग स्टडी ऑफ क्रोमोसोम। इस आर्म को हम यहां पर बना रहे हैं। चलिए, ये ऐसे दिखेगा। इसको हमने यहां से आइसोलेट किया है, ये आर्म है। ये जब स्टेन करेंगे आप इस आर्म को, तो हेट्रोजेनस बैंडिंग पैटर्न आपको दिखेगा। इस तरीके का। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं डार्क बैंड। देखिए, यहां पर ये डार्क बैंड थोड़ा सा पतला है, यहां पर डार्क बैंड चौड़ा है, इसकी थिकनेस ज्यादा है यहां पर। और कुछ स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपका, जहां कहीं कहीं पर स्वेलिंग हो गया है, तो ये जो स्वेलिंग रीजन है, इसको हम क्या कहते हैं? पफ। इसको हम कहते हैं पफ, या इसी को कहते हैं बेल्बियानी रिंग भी कहा जाता है इसको। और ये क्या है? आपका डार्क बैंड का रीजन है, डार्क बैंड। जब हम मात्र हमने इस एक एक सैंपल के तौर पर इसे बाहर निकाला है, इसी तरीके से इसी तरीके का स्ट्रक्चर सभी में पाया जाएगा। अब और ये जो स्ट्रक्चर है, स्वेलिंग, जो पफ जिसको हम बोल रहे हैं, ये क्या है आपका?
लाइट बैंड का रीजन है या इंटर बैंड कह सकते हैं। दो डार्क बैंड के बीच में एक लाइट बैंड है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? इंटर बैंड कहते हैं, इंटर बैंड। अब इसमें जो है अरेंजमेंट कैसे है देखिए, पॉलिटीन पैरेलली अरेंज्ड होता है इसमें। कैसे पैरेलली अरेंज्ड होगा? देखिए ये यहां पर क्या है, ये डार्क बैंड का रीजन है, तो यहां पर क्या होगा, ये हाईली क्वाइल्ड डीएनए यहां पर होगा, और यहां पर ये लूजली क्वाइल्ड होगा। इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा, लूज क्वाइल। और फिर इस रीजन में क्या होगा, डार्कली क्वाइल्ड होगा, डेंसली क्वाइल्ड है, और फिर यहां पर ये लाइट पफ लाइक का स्ट्रक्चर होगा, और फिर डार्क बैंड है तो यहां पर फिर क्वाइलिंग हो जाएगी। और इस तरीके से एक क्रोमेटिड्स जहां पर डार्क बैंड होगा वहां पर क्वाइलिंग ज्यादा होगी, और जहां पर लाइट बैंड होगा वहां पर क्वाइलिंग जो है कम होगा। इस तरीके से पैरेलली बहुत सारे पॉलिटीन, पैरेलली बहुत सारे क्रोमेटिड्स अरेंज रहते हैं, और सभी के सभी एक बंडल में पाया जाता है। इसीलिए तो ये पैरेलली अरेंज्ड क्रोमेटिन है। इसका मतलब यह एक क्रोमेटिड्स क्या है, ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है। ये क्या है, यह भी एक डीएनए मॉलिक्यूल है। तो ये डार्क बैंड में जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो हाईली क्वाइल्ड होता है, दिस इज द हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। और ये कैसा है, लेस क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। तो जो लेस क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं, यूक्रोमेटिक रीजन, यूक्रोमेटिक रीजन। ये क्रोमोसोम का यूक्रोमेटिक रीजन है जो जेनेटिकली एक्टिव होता है। ये क्रोमोसोम का हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है जो जेनेटिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा, और इसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोक्रोमेटिक रीजन, हेट्रोक्रोमेटिक रीजन। और एक बंडल में बहुत सारे डीएनए या क्रोमेटिड्स जो है पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। जहां पर डार्क बैंड का रीजन होगा वहां पर जो क्रोमेटिड्स होगा, या डीएनए कह लें, एक क्रोमेटिड्स एक डीएनए के बराबर है, तो हाईली क्वाइल्ड होगा। और जहां पर ये स्वेलिंग रीजन है, जो पफ वाला रीजन है, वहां पर जो थ्रेड होगा डीएनए का वो लूजली क्वाइल्ड होगा। तो यह है आपका स्टेनिंग स्टडी ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम। अब थोड़ा सा इनलार्ज स्ट्रक्चर हम लोग पफ का देखेंगे। पफ देखिए, मान लिया कि ये एक क्रोमेटिड्स है, ये दूसरा क्रोमेटिड्स, ये तीसरा क्रोमेटिड्स, ये चौथा क्रोमेटिड्स, इस तरीके से ये क्रोमेटिड्स हैं। और ये जो रीजन है, स्वेलिंग रीजन है, तो यहां पर जो दिखेगा आपको, ये इस तरीके से रीजन दिखेगा। और इसी तरीके से डाउनवर्ड्स भी अगर आप करते हैं आप, तो ऐसे दिखेगा। तो ये जो रीजन है, ये पफ का रीजन हो गया, जो लूज क्वाइल का रीजन है। और यहां पर जो ये रीजन है, यहां पर खास करके ये कैसा है, हार्ड क्वाइल का रीजन है, जिसके वजह से यहां पर क्या होता है, डार्क बैंड होता है। और ये वाला जो रीजन है इंटर बैंड का रीजन है, जो कि लाइट बैंड का रीजन है। अब देखिए, ये जो पफ है आपका, ये पफ तीन तरीके के होते हैं। ये कौन कौन सा टाइप है पफ का? सबसे पहला टाइप है स्टेज स्पेसिफिक पफ, स्टेज स्पेसिफिक। दूसरा होता है टिश्यू स्पेसिफिक, टिश्यू स्पेसिफिक। और तीसरा जो होता है वो
कॉन्स्टिट्यूटिव पफ, कॉन्स्टिट्यूटिव पफ। और जो चौथा है उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव पफ हो गया, स्टेज स्पेसिफिक, टिश्यू स्पेसिफिक, कॉन्स्टिट्यूटिव पफ, एंड वन मोर इज हेयर, उसको हम कहते हैं देखता हूं क्या क्या है वो, इंड्यूस्ड पफ, इंड्यूस्ड पफ। तो ये चार तरीके के पफ हैं। स्टेज स्पेसिफिक पफ में क्या आएगा आपका, इट अपीयर्स ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस के समय में यह देखने को मिलता है, इस तरीके का पफ। और ये जो पफ रीजन है वो जेनेटिकली काफी एक्टिव रीजन होता है। तो जब मॉल्टिंग होता है, जैसे एक स्टेज से दूसरे स्टेज में अगर इंसेक्ट जा रहा है, जैसे लार्वा से प्यूपा में जा रहा है, तो उस हालत में जो पफ दिखाई देगा उसको हम कहेंगे स्टेज स्पेसिफिक पफ। और वह कब दिखेगा आपको, मेटामॉर्फोसिस में, यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मॉल्टिंग, मॉल्टिंग। टिश्यू स्पेसिफिक पफ जो हाईली एक्टिव टिश्यू होते हैं उसके अंदर यह देखने को मिलता है, जैसे आपका मिड गट इपिथीलियम, मिड गट इपिथीलियम। और कहां मिलेगा ये, मेल्पिगियन टिबल्स में, मेल्पिगियन टिबल्स। जो एक्सक्रीटरी सेल है वह भी काफी एक्टिव होता है, मिड गट एपिथेलियम, जिसमें एब्जॉर्प्शन का काम ज्यादा होता है। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूटिव पफ। कॉन्स्टिट्यूटिव पफ कहते हैं कि यह जो पफ है यह हमेशा ही बना पाया जाता है, और इसी को कहते हैं हम हाउस कीपिंग जीन। यहां पर पाया जाता है हाउस कीपिंग जीन, हाउस कीपिंग जीन। यह ऐसा रीजन है, यह ऐसा पफ है जो हमेशा काम करते रहता है। सेल के अंदर एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कुछ जीन जो है हमेशा ही एक्टिव फॉर्म में रहते हैं। तो ऐसे जीन के जो ग्रुप होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। और क्योंकि यह पफ रीजन में पॉलिटीन के क्रोमोसोम में पाया जा रहा है, यह तो वो उसको हम क्या कहते हैं, हाउस कीपिंग जीन। ये हमेशा ही एक्टिव होता है। और एक है इंड्यूस्ड पफ, मतलब कि इन्वायरमेंटल फैक्टर के द्वारा इसका इंडक्शन होता है। जैसे टेम्परेचर का बढ़ना या घटना, अगर टेम्परेचर मान लिया 33 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ा दिया जाए तो नंबर ऑफ पफ जो है इंक्रीज कर जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, हीट शॉक पफ भी कहते हैं, हीट शॉक पफ भी कहा जाता है। तो इतने तरीके के पफ्स जो है पाए जाते हैं। तो ये था आपका स्टेनिंग स्टडी ऑफ क्रोमोसोम। अब हम लोग देखते हैं कि एक और साइंटिस्ट थे, थियोफिलस पेंटर। उन्होंने इसी क्रोमोसोम को ड्रोसोफिला से निकालने के बाद फिर से उन्होंने इसका स्टडी किया था, और उसके आधार पर उन्होंने कुछ कंक्लूजन दिए। तो अब कौन कौन से कंक्लूजन दिए उसके बारे में अब हम देखते हैं। वो कौन, 1933 रीडिस्कवर्ड किया पॉलिटीन क्रोमोसोम को थियोफिलस पेंटर, और इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। रिसर्च तो करने के बाद बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई थी, लेकिन हम लोग सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कहा था कि जो पॉलिटीन क्रोमोसोम है इट इज ए डायनेमिक क्रोमोसोम, डायनेमिक क्रोमोसोम है। देखिए इसमें जो पफ है वह
स्पेशल ओकेजन के लिए, हर काम के लिए अलग अलग होता है। तो यह एक तरीके से डायनेमिक नेचर को बताता है कि पॉलीटीन क्रोमोसोम इज ए डायनेमिक क्रोमोसोम। दूसरा इसका एविडेंस क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ पफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पफ। दूसरा इन्होंने कहा कि जब इन्होंने डिफरेंट इंसेक्ट के डिफरेंट स्पेसीज के बीच में क्रोमोसोम को आइसोलेट करने के बाद जब उसकी स्टेनिंग स्टडी की गई तो पाया गया कि जो बैंडिंग पैटर्न्स था हर स्पेसीज का अलग अलग था, और इसके आधार पर उन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि इवोल्यूशन जो है, इवोल्यूशन के वजह से यह जो बैंडिंग पैटर्न में चेंज आया है, तो यह जो इवोल्यूशन था वो कैसा था? क्रोमोसोम के लेवल पर था। तो इट ऑल्सो प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, evidence of evolution at chromosomal level, chromosomal level। एक और इंपॉर्टेंट फीचर यह है इसका कि इस क्रोमोसोम में हमने देखा कि यह पफ जो है डायनेमिक नेचर को बतला रहा है। एविडेंस इवोल्यूशन, क्योंकि क्रोमोसोम का जो बेंडिंग पैटर्न था हर स्पेसीज का अलग अलग था, इसका मतलब कि क्रोमोसोम के लेवल पर भी इवोल्यूशन हो रहा है। एक और जो इंपॉर्टेंट फीचर है इस क्रोमोसोम का वो क्या है कि जब जेनेटिक मैप तैयार किया गया, तो जो जेनेटिक मैप तैयार करने का तरीका था वो क्या है? रिकॉम्बिनेंस फ्रीक्वेंसी से हम जेनेटिक मैप तैयार करते हैं। तो जेनेटिक मैप जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से तैयार किया गया और जो बेंडिंग पैटर्न था क्रोमोसोम का, दोनों एक दूसरे से रिजेंबल कर रहा था। इसका मतलब यह हुआ कि जो टेक्निक है जेनेटिक मैप का वह बिल्कुल ही करेक्ट है। तो इट ऑल्सो सपोर्ट दैट द मैपिंग टेक्निक is correct। जो जेनेटिक मैपिंग टेक्निक है फ्रीक्वेंसी के आधार पर वो कैसा है? करेक्ट है। कैसे? क्योंकि बेंडिंग पैटर्न्स और जेनेटिक मैप दोनों आपस में रिजेंबल्स कर रहे थे। तो ये तीसरा कंक्लूजन था उनका। एक चौथा कंक्लूजन ये था कि यह जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है इट इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, नेचुरल इंस्ट्रूमेंट इन विच वी कैन स्टडी द विजुअली द प्रोसेस ऑफ जीन मैग्निफिकेशन। तो यह एक नेचुरल डिवाइस है जिसमें हम जीन एम्प्लीफिकेशन को विजुअली देख सकते हैं। विजुअल एविडेंस, इट प्रोवाइड्स विजुअल एविडेंस of gene amplification। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है थियोफिलस पेंटर के, जिन्होंने 1933 में इस क्रोमोसोम को रीडिस्कवर किया, फिर से आइसोलेट किया ड्रोसोफिला के लार्वा के सैलिवरी ग्लैंड से, और फिर जो एक्सपेरिमेंट के आधार पर कुछ चीजें उन्होंने बताई, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हमने मेंशन किए हैं। तो ये था आपका पॉलीटीन क्रोमोसोम। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर दें और अगले टॉपिक के लिए अगले वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू वेरी मच।